लोकसभा में बिहार एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। एक बार लोकसभा की कार्यवाही की गई स्थगित, अब दोबारा लोकसभा में हंगामा। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, फरियादियों की सुनी समस्याएं, दूर दूर से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे फरियादी, अफसरों को तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे झूलेलाल मंदिर की विधि विधान से पूजा अर्चना, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। यूपी दारोगा भर्ती परीक्षा के नियमों में बदलाव, महिलाओं को देना होगा पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए केवल पिता पक्ष का प्रमाण पत्र मान्य। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को तुर्की की कंपनी से फंडिंग के मिले सबूत, जांच एजेंसियों ने फंडिंग का किया खुलासा, शेल कंपनी के जरिए इस्लामिक संगठनों से हो रही थी फंडिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से आरती कर प्रदेश की शांति, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री के पास पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो झूलेलाल मंदिर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर पुजारी की मौजूदगी में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना यहां पर की है और विधि विधान के साथ यहां पर आरती में हिस्सा उन्होंने लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री से बड़ी संख्या में लोग मिले और अपनी फरियादें रखी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को भरोसा दिलाते हुए सीएम ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं कि सभी फरियादी जो अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, उनकी समस्याएं भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन जन के पास जाकर सुनी हैं और अधिकारियों को ये कहा भी गया है कि निस्तारण में किसी भी प्रकार की कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में जल्द से जल्द सभी फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण होगा। ये साफ आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता को दिया गया है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध धर्मांतरण फंडिंग का खुलासा हुआ है। तुर्की कंपनी से छांगुर को फंडिंग मिल रही थी, शेल कंपनी से फंडिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है विदेशी कंपनी से जुड़ा नवीन रोहरा 2 साल में 20 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर हुए हैं यूएई में। नवीन की 5 कंपनियां हैं। तो खबर लखनऊ की बड़ी खबर है। अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा फंडिंग नेटवर्क उजागर हुआ है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि एक तुर्की की कंपनी से छांगुर को फंडिंग की जा रही थी। ये फंडिंग शेल कंपनियों के जरिए इस्लामिक संगठनों से जुड़ी हुई थी और जांच में ये भी सामने आया है कि छांगुर का करीबी नवीन रोहरा इस विदेशी कंपनी से जुड़ा था और उसके खातों में बीते 2 सालों में लगभग 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यानी भारी यहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ है। और इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि नवीन ने यूएई में 5 कंपनियों और इसी के साथ कई बैंक खातों में अपने अकाउंट खोले, जिनमें शारजा स्थित स्विस बैंक का खाता भी शामिल है। एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और फंडिंग चैनल की गहन जांच कर रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये कंपनियां खुलते ही करोड़ों रुपए के लेन देन का जरिया बन गई थी, जबकि नवीन की वार्षिक आय केवल 5 से 6 लाख रुपए बताई गई है। तो ऐसे में 20 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर हुए हैं वो इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए हुए हैं और परत दर परत हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच नवीन रोहरा को लेकर खुलासा ये हुआ है
कि तुर्की कंपनी के जरिए फंडिंग की जा रही थी। कई सारी शेल कंपनीज यानी कि जो फेक कंपनीज होती हैं, जो कि महज दस्तावेजों में होती हैं, वो कंपनीज के जरिए यहाँ पर जो है पैसों का लेन देन हो रहा था। और नवीन रोहरा, जिसकी वार्षिक आय केवल 5 से 6 लाख रुपए है, उसके खाते में तुर्की कंपनी और इसी के साथ साथ जो शेल कंपनीज हैं उनके थ्रू लगभग 20 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। खबर बरेली से है, जहां जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालक गोपालपुर में मरम्मत कार्य की जांच के दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण लापरवाही और खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताते नजर आए। उन्होंने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जेई सेवा तत्काल समाप्त करने का आदेश भी दिया है। मंत्री ने यह भी कहा है कि कार्य तय मानकों और समय सीमा के भीतर पूरा हो, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में लापरवाही देखे जाने पर यहां पर मंत्री की ओर से सख्ती दिखाते हुए फटकार लगाई गई है। और इसी के साथ साथ उनकी ओर से कहा गया है कि मरम्मत में किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ और सीधी चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे थे, जहां पर तमाम अधिकारी की मौजूदगी में हर एक पहलू पर उन्होंने जानकारी ली है। और लापरवाही पाए जाने के बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्य हो। और इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कोई भी लापरवाही अगर आने वाले समय में देखी जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ये साफ चेतावनी यहां पर मंत्री की ओर से दी गई है। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे और जो मरम्मत का कार्य यहां पर चल रहा था उसको पास से उन्होंने देखा है। और इसी के साथ साथ तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से यहां पर जारी किए गए हैं। आते ही सीधे मैं भोजीपुरा में हमारा विद्यालय है, आश्रमपति विद्यालय, उसका निरीक्षण किया। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और पूरे भवन को हम लोग नया रूप दे रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में पढ़ें, उनको फर्नीचर, उनको खाना, उनको सब कुछ अच्छा मिले, ऐसी सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। ज़्यादातर विद्यालयों में काम भी पूरा हो गया है। भोजीपुरा के विद्यालय में भी अगले 15-20 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा। किंतु वहां पे मैंने देखा कि जो टाइल लगाने वाला काम हो रहा है, जिस खबर श्रावस्ती से है, जहां खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी से किसान बेहद परेशान हैं। लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद भी कई किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। मल्हीपुर में 2 दिन पहले फौजी ट्रेडर्स के यहां 350 बोरी यूरिया जब्त की गई थी। आज शाम 5 बजे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दौरा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका दौरा किसानों को राहत दे पाएगा या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा। तो खाद की भारी किल्लत से जूझते हुए किसान यहां पर नजर आ रहे हैं। बताया ये भी गया है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी यहां पर उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है और खाद की किल्लत से यहां पर बेहद परेशान है किसान। और ऐसे में आज कृषि मंत्री का दौरा भी रहने वाला है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कालाबाजारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी कि यहाँ पर कालाबाजारी हो रही, जिसके चलते जो है खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में आज जब कृषि मंत्री का दौरा है तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या उनकी ओर से कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं और क्या हालातों में सुधार देखने को मिलता है या ये महज एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। फिलहाल किसान आस लगाए बैठे हैं कि जब कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी बातें यहाँ पर सुनी जाएंगी और इसी के साथ साथ जरूरी काम जो होना है, कालाबाजारी को रोकना है और खाद किसानों तक पहुंचे सुनिश्चित करना है, ये कार्य हो पाए, किसानों को ये उम्मीद है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये खाद विक्रेताओं की तस्वीरें हैं, जहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान घंटों लाइनों में खड़े हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें जो है खाद मिल पा रही है। और कई केसेस में ये भी है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर दारोगा भर्ती नियम में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि 4543 पदों पर भर्ती होगी और फिजिकल में मूल डिग्री अनिवार्य होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर होगी और आरक्षण के लिए पिता प्रमाण पत्र जरूरी होगा। ये बड़ा बदलाव किया गया है कि आरक्षण के लिए अब पिता का जो प्रमाण पत्र है वो देना अनिवार्य होगा। खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, दारोगा भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। अब कुल 4,543 पदों पर भर्ती की जाएगी। नए नियमों के अनुसार फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों के लिए मूल डिग्री प्रस्तुत करना मैंडेटरी होगा और आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को पिता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में इन नए नियमों को लागू किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने की तैयारी करनी होगी और ऐसे में ये जरूरी बदलाव जो किए गए हैं इस बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी होना भी जरूरी और आरक्षण के लिए अब पिता का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। फिजिकल जब होगा तो उसमें मूल डिग्री अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर तय की गई है, तो ऐसे में तमाम बदलाव जो किए गए वो हमने आपको बताए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, आरक्षण में पिता प्रमाण पत्र जरूरी है, अनिवार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इस बार किया गया है और फिजिकल में मूल डिग्री देनी होगी। आवेदन की अंतिम समय सीमा जो है वो सितंबर रखी गई है। सितंबर तक आवेदन जो है दिए जा सकेंगे और ऐसे में ये बड़े बदलाव अब भर्ती प्रक्रिया में किए गए हैं। 4,543 पदों पर अब भर्ती होगी और आवेदन की अंतिम तिथि यानी डेडलाइन सितंबर की है। बाराबंकी से है, जहां किसानों को आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए 76 समितियां खोली गई हैं और आज 10,157 किसानों को 1027.620 मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया है। 2,544.75 मीट्रिक टन यूरिया की नई खेप चंबल फर्टिलाइजर से मिली है, जो समितियों और निजी बिक्री केंद्रों को भेजी जा रही है। 18 अगस्त से 54 सहकारी समितियों में खतौनी के आधार पर यूरिया वितरण होगा और ऐसे में अब किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया। यूरिया वितरण के लिए जो है समितियां खोली गई हैं। खतौनी पर अब जल्द यूरिया मिलेगा और चंबल से यूरिया की नई खेप आई है और ऐसे में किसान जो लगातार खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, खाद ना होने से परेशान हैं, उन तक खाद पहुंचाने के लिए इन समितियों का गठन किया गया और इन समितियों की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद जो है वो किसानों तक पहुंचे और वो तमाम किसान जो कि बेहद परेशान हैं उन तक इन्हें पहुंचाया जाए। और उसी के साथ साथ कालाबाजारी जो हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं इसके जरिए अब रोक लगेगी, क्योंकि समितियां सीधे तौर पर समन्वय जो है बिठाती हुई नजर आएंगी कि विक्रेताओं से लेकर किसान तक सीधे तौर पर ये खाद जो है पहुंचे और ये सुनिश्चित इन्हीं समितियों की ओर से किया जाएगा। तो सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर किसान खाद की किल्लत से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। खाद की उपलब्धता जो है वो बेहद कम है और उसके पीछे की सबसे बड़ी और मुख्य वजह ये है कि लगातार खाद की कालाबाजारी हो रही है। कई सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं कि घरों से जो लोग हैं उनके यहाँ से खाद बरामद हुई है जो कि किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी। तो ऐसे में अब समितियों का गठन एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है कि अब सीधे तौर पर सुनिश्चित हो सकेगा कि खाद जो है वो सीधे किसानों तक पहुंचे और जरूरतमंदों तक हर एक सुविधा पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। इन समितियों की ओर से ये आस है। खबर बदायूं से है, जहां वीरमपुर गांव में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी के अनुसार घायल दिख रहे विपिन ने ही अपनी मौसी और मौसेरी बहन की चाकू से हत्या की थी। पैसों की मांग को लेकर हुए विवाद में विपिन ने वारदात को अंजाम दिया और भाइयों की मदद से सबूत भी छिपा दिए। पुलिस ने तीनों को फिलहाल जेल भेज दिया है। मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तो भांजे ने रिश्तों को शर्मसार यहां पर किया, पैसों के लिए दोहरा हत्याकांड यहां पर किया गया। मौसी और मौसेरी बहन की हत्या यहां पर विपिन नामक शख्स की ओर से की गई है और हत्या पर भाइयों संग यहाँ पर जो है उनकी ओर सबूत भी छिपाए गए बात सामने आई है। ऐसे में तीनों ही आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। तीनों से इस पूरे मामले में पूछताछ भी होनी और देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती। मां और बेटी की गांव बीरमपुर थाना दातागंज में हत्या की गई थी। इस हत्या में उनके
जो बेटा था संजू के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें 6 लोगों को का नाम दिया था। उन सभी को तस्दीक करते हुए 4 टीमें गठित की गई। चारों टीमों द्वारा लगातार प्रयास करते हुए अंत में निष्कर्ष ये निकला कि उनकी मौसी का जो लड़का विपिन नाम का है उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई। और इसमें मोटिव ये था कि 2 लाख रुपए इसको अपने भाई की शादी के लिए चाहिए था और जयंती देवी द्वारा ज़मीन बेची गई थी। इसको लगा ये पैसा दे देंगी। भाइयों ने भी मना कर दिया और इसके जयंती देवी से ये प्राप्त करने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। उसी में ये दीवार फांद कर गया और अंदर जाकर इन पर बाकायदे हाथापाई भी हुई जयंती देवी से। और माता की उनकी उम्र 75 साल थी। उनको चाकुओं से मारा। उसके बाद जो है माता जी जब जग गई तो माता जी को भी मारा। चाकुओं से गोद करके जिस चाकू का इस्तेमाल किया आला कत्ल का वो बरामद हो गया है। और उनकी दोनों जो मोबाइल थी वो इसके जो 2 भाई हैं उन्होंने साक्ष्य ये बन जाता छिपा दिए थे जो बाद में बरामद हुआ। उन दोनों भाइयों को भी इसमें जेल भेजा जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां मधुबन बापूधाम में तैनात सिपाही का जन्माष्टमी के दिन मंदिर में बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में धार्मिक नारा लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सिपाही को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माहौल ना बिगड़े इसलिए फौरन कार्रवाई की गई। तो जन्माष्टमी पर विवादित वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि सिपाही को इसके बाद लाइन हाजिर किया गया। धार्मिक नारे को लेकर यहां पर बवाल मचा, तो ऐसे में पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी सौहार्द और समन्वय बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, ये प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली सदर क्षेत्र में हथकड़ी खोलकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शेखुपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव में दारोगा की मां की हत्या और लूटपाट का आरोप है। गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस अभिरक्षा में लापरवाही बरतने वाले दोनों सिपाहियों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। तो ऐसे में जो हथकड़ी खोलकर आरोपी फरार हुआ था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की लापरवाही पर यहां पर 2 सिपाहियों को भी निलंबित किया गया है। रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तारी हुई है। लापरवाही के लिए सिपाहियों को यहां पर निलंबित किया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपी पर दारोगा की मां की हत्या और इसी के साथ लूटपाट का आरोप है। तो ऐसे में पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुआ था, गोली लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल से वापस लाने के समय अभिरक्षा में ही हथकड़ी खोलकर वो फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया और इसी के साथ साथ जो दोनों सिपाही जिनकी अभिरक्षा में वो फरार हुआ, उन दोनों ही सिपाहियों को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाश हापुड़ नगर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उसका एक साथी भाग गया है, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं एक बदमाश जो कि मौका देखकर फरार हो गया, उसकी खोजबीन में भी पुलिस जुटी हुई है। मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार किया गया और अवैध तमंचा, कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। हिस्ट्री शीटर अपराधी ये बताया जा रहा है और इसी के साथ भागी गए एक साथी की तलाश भी पुलिस कर रही है और जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाएगा, यह आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया है। तो वहीं मुठभेड़ में घायल होने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। हिस्ट्री शीटर अपराधी ये बताया जा रहा है और साथ ही इसका एक साथी जो कि मौका देखकर फरार हो गया, उसकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है और पूछताछ भी होनी है और देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
खबर मेरठ से है, जहां सरूरपुर थाना क्षेत्र में टोल टैक्स न देने को लेकर आर्मी के जवान की टोल कर्मियों से मारपीट हुई। आरोप है कि जवान को खंबे से बांधकर पीटा गया है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने जवान की तहरीर पर मामला दर्ज कर 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरठ की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आर्मी जवान से मारपीट की गई है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, जो इस घटना का वीडियो सामने आया है उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ इसके पीछे कारण बताया जा रहा है? क्या विवाद हुआ था जिसके चलते यहाँ पर मारपीट हुई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा का मामला है, जहां पर भूनी टोल के कर्मचारियों ने कल रात गांव जो गोटका निवासी एक सेना का जवान है कपिल, उसे पीटा। बचाव करने पर उसके भाई शिवम से भी आरोपियों ने मारपीट की थी। इसमें जो दोनों भाई हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद जो ग्रामीण हैं वो मौके पर जमा हो गए, जबकि जो आरोपी टोल कर्मचारी हैं वो मौके से फरार हो गए थे। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा भी किया था। वहीं पुलिस ने जो ग्रामीण है उन्हें समझाकर शांत कर भेज दिया। इसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरी मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये जो टोल ना देने के पीछे जो ये विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिल्कुल, और जो वीडियो सामने आया है वो भी देखकर जो है विचलित मन हो जाता है, क्योंकि बुरी तरीके से यहाँ पर मारपीट की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो दोनों घायल हुए हैं उनकी हालत कैसी बनी हुई है आदित्य? बिल्कुल, उनकी हालत तो बिल्कुल स्थिर है। इसके अलावा हर बार देखा गया है कि जितनी भी टोल पर घटनाएं होती हैं वो टोल बचाने के चक्कर में होती हैं। जो कई बार टोल कर्मी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इस चीज को उन्हें समझना पड़ेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, पुलिस को भी ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है तहरीर दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। खबर अलीगढ़ से है, जहां खेरेश्वर धाम कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित एक मिनी धागा फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। बेसमेंट को किराए पर लेकर बिना अनुमति फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी। आग लगने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में बेसमेंट का सारा सामान और एक स्कूटी भी जलकर खाक हो गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल बताया गया है कि 2 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और शॉर्ट सर्किट इसके पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। अवैध रूप से धागा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। बेसमेंट को किराए पर देकर ये फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी, जिसमें कोई भी इंतजाम पहले से नहीं थे और ऐसे में शॉर्ट सर्किट यहाँ पर होता है और फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि एक स्कूटी भी वहां पर खड़ी थी, वो भी इसमें जल गई है और 2 लोग भी बुरी तरह इस आग में झुलस गए हैं। फिलहाल दोनों का ही इलाज अस्पताल में चल रहा है और देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है वो अवैध रूप से चलाई जा रही थी और आने वाले समय में इस तरीके से तमाम जो अवैध फैक्ट्री चल रही है उन पर कार्रवाई हुई सुनिश्चित किया जाए और इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इसके लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखना होगा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।